तो गाइस स्वागत है सभी का एजुकेशन विद अजिंक्य इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा 11th के केमिस्ट्री का 10 चैप्टर जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये वीडियो वन शॉट होगा और मैं उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो ये वीडियो बहुत खास बनने वाली है 11th के लिए। तो हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना और बढ़ते वीडियो की तरफ। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड होता है आइस या स्टोन या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और लिक्विड होता है वाटर एंड गैस होता है एयर, वाटर, वेपर। तो ये तो थी बेसिक सी बात, आपको तो पता ही होगी। अब ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर हम आइस यानी सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट की वजह से वो लिक्विड हो जाएगा, और उस लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टी, आपको ये पता रहनी चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसमें से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहला टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो गाइस, एक पोलर मॉलिक्यूल मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाला एक मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल के पास दो चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और आपको तो पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है, तो उसे ही हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ये आपको 2 मार्क्स को आ सकता है। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का स्टेटमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल शोज डाइपोल डाइपोल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड एग्जाम्पल है SCl। तो इतना ही एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उसी का सब टॉपिक, दैट इज़ डाइपोल मूवमेंट। तो एग्ज़ाम में डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आ सकता है 1 मार्क के लिए। तो फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब जो भी चार्ज की वैल्यू होगी इनटू एटम्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें एक आयन होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, एंड एक नॉर्मल एलिमेंट होता है बट ऑपोजिट चार्ज का, फॉर एग्जांपल Cl मतलब क्लोरीन, और चार्ज है निगेटिव। तो इन दोनों चार्ज में मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज में एक अट्रैक्शन होगा, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते। तो इसका स्टेटमेंट है द आयंस इंटरैक्ट्स विथ ऑपोजिटली चार्ज साइट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल डेवलपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, और एग्जांपल में लिख देना NaC। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लंडन फोर्सेस। तो लंडन फोर्सेस दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर रिलेशन बनाता है, तो उसे हम लंडन फोर्सेस कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आ सकता है। तो इसका स्टेटमेंट है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस, और इसी को ही हम वीक वंडरवॉल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इन्वेंशन किया था फ्रिट्ज लंडन इस साइंटिस्ट ने। तो ये 1930 में लंडन फोर्सेस डिस्कवर हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें 2 टाइप्स है, फर्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों के नाम में सिर्फ 2-3 वर्ड्स का चेंज है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल में सब कुछ होता है, इसलिए उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 से 3 हाइड्रोजन एक साथ आते हैं, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल, और ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल। तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना एग्जाम में लिखने का कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच ऑकर्स विद इन वन सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये लिख देना एग्जांपल। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एग्जांपल लिख देना, इतना सिंपल है। आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं ये करने के लिए।
देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। दूसरी प्रॉपर्टी है दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। देन तीसरी प्रॉपर्टी है गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूव इन रैंडम मोशन। देन उसके बाद तो दे हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है दे शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन विच इज स्पॉन्शियस एंड होमोजीनियस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैस लॉ। तो देखो गाइस इसमें तीन टाइप्स है। पहला है बॉयल्स लॉ, देन सेकंड चार्ल्स लॉ, देन थर्ड है गै-लुसाक्स लॉ एंड फोर्थ है एवोगाड्रोस लॉ। तो ये पहले चैप्टर में भी हुआ था, देन आपको फिर से रिवाइज कर रही है और आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये फिजिक्स में भी आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ थे। सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स वही सिर्फ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में रिपीट होते हैं। तो हमारा बॉयल्स लॉ कहता है कि हम जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो ये एक डब्बा है और उसमें हवा है, तो हम उसे प्रेस करेंगे तो हम उस पर प्रेशर देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स को आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी। तो उसके बाद नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। तो देखो गाइस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये भी आ सकता है, ये भी 1 मार्क्स को आता है। देन उसके बाद गै-लुसाक लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसे हम गै-लुसाक लॉ कहते हैं। देन उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसे हम एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस। तो देखो गाइस अ गैस दैट ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो जो गैस सभी लॉज को ओबे करता है उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। तो ये है स्टेटमेंट, आपको एग्जाम में आ सकता है और उसका ही अपोजिट है रियल गैस। तो देखो गाइस अ गैस विच डज नॉट ओबे गैस लॉज इज कॉल्ड रियल गैस। तो रियल गैस किसी भी गैस लॉ को ओबे नहीं करता तो उसे रियल गैस कहते। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ। देखो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। डाल्टन्स ये कहता है कि छोटा छोटा सा हिस्सा अगर सम होगा तो वो बड़ा हो जाएगा और वो एक साथ होगा तो वो बड़ा दिखने लगेगा। देखो Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 पार्शियल चार्जेस मतलब P1 P2 एंड P3, और अगर हम उसे सम करेंगे तो एक बड़ा सा प्रेशर तैयार होगा। तो उसे ही डाल्टन्स लॉ ने एक्सप्लेन किया है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखने का कि द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more gases is the sum of partial pressure of individual gases in the mixture. Mathematically, it can be given as Pt is equal to मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो देखो गाइस अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। और वही अगर वेपर कूल होकर फिर से वाटर बन जाएगा तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ये कहता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू कंडेंस। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। एट स्टार्ट स्पीड इवेपोरेशन फास्ट एंड कंडेंसेशन इज स्लो। आफ्टर सम टाइम स्पीड ऑफ इवेपोरेशन become slow and speed of condensation become fast. At equilibrium, the speed of evaporation and condensation becomes equal. At this stage, pressure exerted by the vapor on liquid is called vapor pressure. देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पे कौन कौन से घटक निर्भर करते हैं वो। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लाइट। लिक्विड हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैव हायर वेपर प्रेशर। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो उसके पास वेपर प्रेशर हायर होगा। तो इसी वजह से लिक्विड के पास वेपर प्रेशर हाई होता है।
और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट्स वेपर प्रेशर also increases। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। द मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ liquid are uniformly attracted in the all directions, so force acting on the molecule is zero। कौन सा भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, इसलिए उसके पास फोर्स एक्टिंग वो जीरो है। बट द मॉलिक्यूल एट द सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मॉलिक्यूल ऑन सरफेस इज इनबैलेंस्ड। तो एक मॉलिक्यूल है वो आधा एयर में है और आधा वाटर में है, तो वो इनबैलेंस है, तो इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो ये टॉपिक होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। व्हेन लिक्विड फ्लोज थ्रू द ट्यूब द सेंट्रल लेयर हैज हाईएस्ट वेलोसिटी whereas the layer along the interval in the tube remains stationary। This results on viscosity of liquid। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो मिडल में है, मिडल में मॉलिक्यूल्स है वो फास्ट मूव कर रहे हैं। ये हमारे पाइप में भी होता है। अगर हम वाटर दे रहे हैं प्लांट्स को, तो सबसे पहले मिडल में जो वाटर है वो पहले आएगा और जो अराउंड है वो बाद में आएगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल मिडल्स में होते हैं वाटर के वो पहले आएंगे, और यही हम देखते हैं। अगर हम प्लांट को वाटरिंग करते तब हमें ये समझता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। अगर कुछ टॉपिक में गड़बड़ी है या फिर समझ नहीं रहा तो कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।